नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की, क्योंकि अभी हाल ही में ये काफ़ी खबरों में है। ये खबरों में क्यों है? क्योंकि रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने अभी हाल ही में रशिया के जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं उन्हें बेलारूस नाम का एक देश है जो कि रशिया का काफ़ी दोस्त है। आपने रशिया और यूक्रेन के युद्ध के समय भी देखा होगा कि बेलारूस ने पूरा रशिया का समर्थन किया, पुतिन का समर्थन किया। तो इस देश में अब टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं उन्हें रखने की बात कही है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स होते क्या हैं, रशिया और बाकी देशों के पास कितने हैं, और अभी इसका क्या असर पड़ सकता है जो ऑनगोइंग रशिया और यूक्रेन का वॉर है। तो ये करंट अफेयर पर्सपेक्टिव से और खासकर जियो पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, अभी हाल ही में रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, ये हैं व्लादिमीर पुतिन, जानते होंगे आप सारे। इन्होंने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को बेलारूस में प्लेस करने की बात कही है। ये है बेलारूस, इस प्रकार से दिखता है बेलारूस। अब इस खबर ने काफ़ी कंसर्न जो है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, दुनिया में, जियो पॉलिटिक्स में कर दिया है कि हो सकता है कि इसकी वजह से अब न्यूक्लियर कन्फ्लिक्ट जो है वो होने वाला है। आप सब जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच में बहुत समय से युद्ध चल रहा है। इस युद्ध का क्या कारण है, इस युद्ध को हमने एक अलग वीडियो में अच्छे से एनिमेशन के माध्यम से कवर किया है। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। काफ़ी और लोगों ने देखा है और पसंद भी किया है। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रॉब्लम इन दो देशों की ये है कि रशिया और यूक्रेन जो हैं ये पहले दोनों यूएसएसआर, जिसे सोवियत यूनियन भी बोलते हैं, उसका हिस्सा थे। बाद में सोवियत यूनियन का विघटन हो गया तो कुछ जो टेरिटरीज के इश्यूज है वो इन दोनों देशों में बने रहे। और रशिया का भी ये जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, ये चाहता है कि पहले का जो यूएसएसआर था उसको दोबारा एक किया जाए। यूएसएसआर क्या था, इसका विघटन क्यों हुआ, इसके ऊपर हमने एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जिसमें हमने यूएसएसआर से रिलेटेड सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। उसमें आपको यूएसएसआर की हिस्ट्री भी पूरे पता चल जाएगी, क्योंकि हर क्वेश्चन के आंसर के साथ उसमें इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन दी गई है। आपको पता चल जाएगा यूएसएसआर कैसे बना, क्यों उसका विघटन हुआ, कब उसका विघटन हुआ, और कौन कौन से देश यूएसएसआर के, सोवियत यूनियन के विघटन के बाद बने। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा आप उस वीडियो को जरूर देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जब से यूएसएसआर का विघटन हुआ है तब से कुछ टेरिटरीज के इश्यूज जो हैं वो इन दोनों देशों में रहे। जैसे क्रीमिया नाम का एक जगह थी, एक वहाँ पे टेरिटरी थी जिसको रशिया ने पहले ही एनेक्स कर लिया था। तो यूक्रेन में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। यूक्रेन में भी बहुत से लोग ऐसे भी यूक्रेन में रहते हैं जो रशिया के सपोर्टर हैं, और फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो रशिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो ये पूरा का पूरा इशू आपको अच्छे से तब समझ में आएगा जब आप यूएसएसआर के बारे में और इसकी पूरी जो हिस्ट्री है इसको समझेंगे। तो उसको मैंने अलग वीडियो में एमसीक्यू के माध्यम से कवर किया है, उसको जरूर देखिएगा। रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध क्यों चल रहा है इसको भी जरूर देखिएगा। और इसके बीच में बहुत से वेपन्स को ऑलरेडी यूज़ किया जा चुका है, जैसे कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स। हाइपरसोनिक मिसाइल के ऊपर भी मैंने एक अलग वीडियो बनाई है और उसमें मैंने आपको ये भी बताया है कि इंडिया के पास कितनी हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं। तो ये सारी वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एक बार आप उनको जरूर देखिएगा, क्योंकि ये काफ़ी खबरों में है पिछले 2-3 साल से, जब से ये युद्ध चल रहा है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि इन सारों में टॉपिक्स में से कोई ना कोई सवाल आपके आने वाले एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए। तो अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध खत्म नहीं हुआ, और हमारे जो प्रेसिडेंट हैं यानी यूएसएसआर के जो प्रेसिडेंट हैं पुतिन साहब, उन्होंने बोल दिया कि बेलारूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जो है उनको प्लेस किया जाएगा। तो इसकी वजह से अभी जो न्यूक्लियर कन्फ्लिक्ट की इतनी समय से बातें चल रही हैं, इनके ऊपर और ज़्यादा कंसर्न बढ़ गया है। और जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि बेलारूस जो है वो तो बिल्कुल रशिया के पक्ष में है, पुतिन के पक्ष में है। उन्होंने रशिया और यूक्रेन के वॉर में भी पूरा का पूरा साथ पुतिन का दिया। अब बेलारूस जो है ये नेबर है बहुत सी नाटो की मेंबर कंट्रीज़ का। नाटो आप जानते हैं एक ग्रुप है। अब यही सबसे बड़ा कंसर्न है, क्योंकि नाटो जो है उसे बनाया ही यूएसएसआर के खिलाफ था। अब उसके पीछे जो मर्जी तर्क दिए जाएं, लेकिन एक्चुअल रियलिटी यही है कि नाटो को यूएसएसआर के खिलाफ ही बनाया गया था। तो अब नाटो और यूएसएसआर के बीच में प्रॉब्लम यही चली रहती है कि रशिया को यह डर लगा रहता है कि नाटो कंट्रीज जो हैं वो उसके ऊपर हमला ना कर दें। यही एक सबसे बड़ा कारण यूक्रेन और रशिया के युद्ध का भी था, जब यूक्रेन ने कहा कि हमें भी नाटो का मेंबर बनना है। रशिया नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो का मेंबर बने, क्योंकि अगर यूक्रेन नाटो का मेंबर बनता है तो ये इसके बॉर्डर के साथ मिलता है, रशिया और यूक्रेन का बॉर्डर मिलता है। तो यूक्रेन का नाटो का मेंबर बनने का सीधा सीधा मतलब ये है कि नाटो जो है वो सीधे सीधे
रशिया के बॉर्डर तक पहुंच जाएगा और यहाँ बॉर्डर से इसके ऊपर मिसाइल्स फेंकना या इसके ऊपर हमला करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। बाकी और भी मुख्य रीज़न है जो मैंने रशिया और यूक्रेन के वॉर की जो वीडियो है उसमें कवर किए हैं। अब ये बड़ा कंसर्न इसलिए है क्योंकि अगर बेलारूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स आ जाते हैं तो बेलारूस जो है वो नाटो मेंबर कंट्रीज़ का नेबर है और अगर एक आधा भी मिसाइल यहाँ से वहाँ चला गया तो फिर यहाँ पे न्यूक्लियर वॉर, फुल फ्लेज न्यूक्लियर वॉर होना तय है। और हमने देखा कैसे हिरोशिमा और नागासाकी में जो न्यूक्लियर वॉर हुआ उसकी जो रिपरकशंस हैं वो अभी तक वहाँ पे देखने को मिलती हैं। अभी तक वहाँ पे वो जो रेज हैं वो वहाँ पे उस एरिया में देखने को मिलती हैं, हिरोशिमा और नागासाकी में। और जितने लोगों की तबाही हुई, जितना पैसा और जान माल का नुकसान हुआ वो तो हुआ ही हुआ। तो इस प्रकार का फुल फ्लेज न्यूक्लियर वॉर दोबारा नहीं होना चाहिए। पूरी दुनिया यही चाहती है कि अब ऐसा कोई वॉर ना हो, इतना ज़्यादा नुकसान पैसे का या लोगों का ना हो। लेकिन अब ये जो यहाँ पे बेलारूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स रखने की बात हुई है तो इससे ये जो कंसर्न इंटरनेशनल कम्युनिटी में रहता है एक बार पुनः न्यूक्लियर वॉर, ये फिर से जाग उठा है। बेलारूस में अगर न्यूक्लियर वेपन्स को स्टेशन किया जाता है तो इसका एक पोटेंशियल है कि जो टेंशन है रशिया और वेस्ट के बीच में उसको ये और ज़्यादा एस्केलेट कर सकता है, यानी और ज़्यादा बढ़ा सकता है। तो अब सवाल यहाँ पर यह है कि आखिरकार ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स होते क्या हैं। तो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं ये वो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं जिनको स्पेसिफिक टैक्टिकल गेन्स के लिए यूज़ किया जाता है बैटलफील्ड में। एक युद्ध में टैक्टिकल गेन्स के लिए यूज़ किया जाता है। टैक्टिकल का वैसे शाब्दिक मतलब हुआ कि बड़ा चतुर तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। असल में ये जो टैक्टिकल वेपन्स होते हैं ये इस प्रकार से डिज़ाइन किए जाते हैं कि ये ऑफेंसिव भी हो सकते हैं, डिफेंसिव भी हो सकते हैं। इन्हें काफ़ी शॉर्ट रेंज के लिए, छोटी रेंज के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन इनके जो इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। मतलब इनके जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो बड़े इमीडिएट होते हैं। ये ज़्यादा समय नहीं लेंगे, फटाफट यहाँ से फेंकेंगे और यहाँ पे जो भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं और जो भी ब्लास्ट वगैरह करने होंगे वो ये कर के अपने परे बैठ जाएंगे। तो ये जो है ये बहुत ही बड़ा कंसर्न होता है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का। तो ये इनको अभी हाल ही में बेलारूस में रखा होते क्या हैं, ये न्यूक्लियर वेपन्स ही होते हैं जो स्पेसिफिक टैक्टिकल गेन्स के लिए बैटलफील्ड में यूज़ किए जाते हैं। और जैसे मैंने बताया कि ये शॉर्ट रेंज के लिए होते हैं और इनके इमीडिएट कंसिक्वेंसेज जो हैं वो देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर रशिया के पास पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं। वैसे न्यूक्लियर वेपन्स भी सबसे ज़्यादा रशिया के पास ही हैं। तो अगर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो रशिया के पास 2000 वर्किंग टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जबकि अगर यूएस के साथ इसका कंपैरिजन किया जाए तो 200 टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स यूएसए के पास हैं। तो रशिया के पास बहुत ज़्यादा है, कहाँ पे 200 और कहाँ पे 2000। तो 2000 वर्किंग टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं रशिया के पास। अब ये जो न्यूक्लियर वेपन्स की डिप्लॉयमेंट है कहाँ पे, बेलारूस में, ये नॉन प्रोलिफरेशन एग्रीमेंट को वायलेट कर सकता है। लेकिन पुतिन का ये क्लेम है, दावा है कि ये उसको वायलेट नहीं करता है। अब नॉन प्रोलिफरेशन एग्रीमेंट या नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी क्या होती है ये अपने आप में एक अलग बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर आप चाहें तो हम इसके ऊपर वीडियो बना देंगे। आई होप आपको इसके बारे में पता ही होगा क्योंकि ये खबरों में रहती है। तो क्योंकि अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है तो इसको हम एक अलग वीडियो में कवर कर देंगे। आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो चाहिए, हम आपको बनाकर दे देंगे। मुख्यतः एक ओवरव्यू दे देता हूँ मैं कि जिन देशों के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स थे उन सारों ने NPT, इसे न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी भी बोलते हैं, नॉन प्रोलिफरेशन एग्रीमेंट भी बोलते हैं। उन देशों ने, इसमें मुख्यतः यूके आता है, यूएसए आता है, रशिया आता है, बाकी भी कुछ देश आते हैं, लेकिन ये 3 मुख्य देश आते हैं जिन्होंने एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट की कि हम किसी भी और तीसरे देश को अपनी जो भी साइंस है ये न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की ये नहीं शेयर करेंगे। और यही इस ट्रीटी का क्रिटिसिज्म भी है कि जिन बेचारों के पास पहले से ही न्यूक्लियर वेपन नहीं हैं उनको बोला गया कि तुम और नहीं बना सकते हो, लेकिन खुद जिनके पास हैं वो बोला कि हम खुद बना सकते हैं लेकिन दूसरे को नहीं बनाने देंगे। तो ये एक बहुत ही बेहुदा सी एग्रीमेंट है, या बेहुदा सी ट्रीटी है और भारत ने इसको साइन नहीं किया था। अगर नॉर्थ कोरिया की बात करें जहाँ पे किम जोंग उन जो लीडर है, और मैंने आपको अभी हाल ही में कुछ समय पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि इसने अभी हाल ही में एक अंडर वाटर ड्रोन को इसने अभी हाल ही में लॉन्च किया है, जिसको हमने एक अलग वीडियो में कवर किया है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। तो नॉर्थ कोरिया ने इस एग्रीमेंट को NPA यानी नॉन प्रोलिफरेशन एग्रीमेंट इसे साइन किया था, लेकिन बाद में ये उससे बाहर निकल गया था और भारत ने तो साइन ही नहीं किया था, और बाकी और भी कुछ देश हैं जिन्होंने साइन नहीं किया था। तो अगर आप इसके ऊपर पूरी वीडियो चाहते हैं तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको एक अलग वीडियो बना दूंगा। मगर इसका जो ओवरव्यू है मैंने आपको दे दिया। अब क्यों कहा जा रहा है कि ये NPA यानी नॉन प्रोलिफरेशन एग्रीमेंट की वायलेशन है, क्योंकि पुतिन ने अपने देश में नहीं दूसरे देश में
बेलारूस में क्या किया, इन वेपन्स को प्लेस किया, या अभी जैसे प्लेस करने की बात हो रही है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि ये वायलेशन है, लेकिन पुतिन साहब का ऐसा मानना है, दावा है, क्लेम करने का मतलब होता है दावा, तो दावा है कि ऐसा कुछ नहीं है, यानी ये वायलेशन नहीं करती है। अब किलिनिंग्राड नाम का एक रशियन इनक्लेव है जो नाटो और ईयू यानी यूरोपियन यूनियन मेंबर्स जो हैं जैसे पोलैंड और लिथुआना, इन दोनों के बीच में आता है। रशिया ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को यहाँ पे ऑलरेडी, जो न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स हैं और वो भी एडवांस न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स हैं, उन्हें ऑलरेडी यहाँ पे डिप्लॉय कर लिया है। और ये इतनी पावरफुल हैं कि ये पूरे के पूरे, खासकर जो वेस्टर्न यूरोप है उसके पूरे के ऊपर हमला कर सकते हैं। यानी पूरा का पूरा जो वेस्टर्न यूरोप है वो रशिया की ये जो एडवांस न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स हैं, जो कि उसने नाटो और ईयू मेंबर्स जो हैं पोलैंड और लिथुआना, उनके और रशिया के बीच के इनक्लेव में प्लेस किया है, उनकी रेंज में पूरा का पूरा वेस्टर्न यूरोप आता है, जो कि ऑलरेडी एक बहुत बड़ा कंसर्न यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए, ईयू के मेंबर्स के लिए बना हुआ है। अब यहाँ पे सवाल है कि रशिया के जो व्लादिमीर पुतिन ने अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को बेलारूस में प्लेस करने की बात कर दी, तो क्या इसके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है क्या अपने देश की? क्या अपने देश में इसको किसी ने क्रिटिसाइज़ नहीं किया? तो देखो, क्रिटिसाइज़ करें या ना करें इसका फ़र्क इसको पड़ता नहीं है, क्योंकि पहली बात, ये जितने भी कम्युनिस्ट कंट्रीज़ होते हैं जैसे रशिया है, चाइना है, नॉर्थ कोरिया है, ये कहाँ किसी और नेता की, किसी और लीडर की या फिर जो आम जनता है उनकी बातें सुनते हैं। ये तो पहली बात अपना ही करते हैं, जो इनका मन करता है वो करते हैं। नॉर्थ कोरिया में भी यही हो रहा है। नॉर्थ कोरिया की जनता जो है वो वहाँ से भागना चाहती है, उनको भागने नहीं दिया जा रहा है। चाइना की जनता जो है वो बिल्कुल तंग है इस समय शी जिनपिंग से, लेकिन क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। और यही चीज़ पुतिन का भी है, क्योंकि जहाँ पर भी कम्युनिस्ट सरकार बनती है, ये बात तो सोशलिज्म की करते हैं, लेकिन सोशलिज्म प्रैक्टिकली कहीं पर भी दिखता नहीं है। ये एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, और मुझे लगता है कि कार्ल मार्क्स की जो आत्मा है वो इसे देख के बहुत ही ज़्यादा हर्ट होती होगी। अब अगर हम बात करें रशिया की, तो रशिया का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसके मुताबिक प्रेसिडेंट जो है, जो भी प्रेसिडेंट होगा, वो अल्टीमेट डिसीजन मेकर है जब भी रशिया के न्यूक्लियर वेपन्स की बात आएगी, कि कहाँ पे प्लेस करना है, कब यूज़ करना है, कब यूज़ नहीं करना है, ये प्रेसिडेंट की मर्जी है। उसके ऊपर जो डिसीजन होगा वो प्रेसिडेंट ही लेगा, वो किसी और को पूछे या ना पूछे। अगर भाईबंदी में पूछ ले तो अलग बात है, अदरवाइज़ वो अकाउंटेबिलिटी किसी के लिए उसकी नहीं है। ये अल्टीमेट डिसीजन मेकर है रशिया के न्यूक्लियर वेपन्स का। तो ये रशिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बोलती है। यही एक कारण है कि पुतिन जो है उसको बाहर तो चलो कौन ही समझाएगा, लेकिन अपने देश में भी कोई नहीं समझा सकता है। और ये चीज़ें प्रॉब्लमेटिक होती हैं, क्योंकि जैसे डेमोक्रेसी है, जैसे भारत में डेमोक्रेसी है, यहाँ पे जो पॉलिटिशियंस हैं, यहाँ पे जो लीडर होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होगी। प्राइम मिनिस्टर क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री क्या है, मैंने आपको अलग वीडियो में कवर किया है इन सब चीज़ों को। हमारी प्लेलिस्ट में जाइए इंडियन पॉलिटी, वहाँ पे आपको पॉलिटी की काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी। तो यहाँ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है, जो कैबिनेट है, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, जिन सारे टॉपिक्स को मैंने पॉलिटी में कवर किया है, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके इसको जरूर देखिएगा। वो अकाउंटेबल है जनता के लिए। ऐसा नहीं है कि उनका जो मन करे वो करें, वो अकाउंटेबल है जनता के लिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है। लेकिन ये जो कम्युनिस्ट कंट्रीज़ है, यहाँ पे कोई डेमोक्रेसी नहीं है, तो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी कहीं पर भी नहीं देखने को मिलती है। यही कारण है कि इनके लीडर जो मन करें वो करते हैं, और जनता जो है उसको सिर्फ उसको एज इट इज़ मानना पड़ता है। सवाल सवाल अगर उसको ऊपर उठाए जाएँ तो पकड़ के उनको जेल में डाल दिया जाता है, और कईयों को सिर्फ इसी बात के लिए कि उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है प्रेसिडेंट को, एग्जीक्यूट भी कर दिया जाता है, यानी फांसी भी दे दी जाती है। ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो वहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हैं। जीके और करंट अफेयर्स की ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।